नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कंपैक्शन और कंसोलिडेशन से रिलेटेड 27 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड जो बाकी टॉपिक हैं उनके एमसीक्यू देखने के लिए आप सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। Which one of the following statements regarding coefficient of consolidation CV is correct? और ऑप्शन में आपको परमेबिलिटी दिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दिखेगा और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दिखेगा। तो ये सवाल इसके फॉर्मूले से पूछा जा रहा है। CV का फॉर्मूला होता है परमेबिलिटी डिवाइड बाय MV इंटू गामा W। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि CV जो है वो परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और MV के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में दो लिस्ट दे रखी हैं, इनको आपको मैच करना है और नीचे कोड दे रखे हैं, उसमें से सही कोड चुनना है, सही मैच चुनना है। तो देखिए यहाँ पर तीन चीज़ों का तो डिनोशन दे रखा है, किन चीज़ों से हम उनको दिखाते हैं, किस चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को तो हम AV से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए ऑप्शन का तो 3 हो जाएगा। इसके अलावा कंप्रेशन इंडेक्स को हम CC से दिखाते हैं, 4 पॉइंट हो जाएगा। टाइम फैक्टर का फॉर्मूला दे रखा है CB इंटू T डिवाइड बाई H², इसको D² भी लिखा जाता है कई जगहों पर, ड्रेनेज पाथ होता है ये। और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इसको हम MV से दिखाते हैं। तो A के लिए हो जाएगा 3, B के लिए 4, C के लिए 2 और D के लिए 1। तो ऑप्शन यहाँ पर D सही हो जाना चाहिए, 3 4 2 1। ठीक है, और देखिए ये भी ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो AV है और जो CC है, इनके फार्मूला या न्यूमेरिकल तो आपको आगे देखने को मिलेंगे। टाइम फैक्टर का भी आगे डिस्कशन होगा और इसका तो फार्मूला आप डायरेक्ट देख सकते हैं। MB बचा है, MB की बात और कर लेते हैं। तो ये MB का फार्मूला होता है, AB के रेस्पेक्ट में होता है ये AV डिवाइड बाई 1 प्लस E0, और ऊपर तो वही फार्मूला है जो पहला क्वेश्चन था। इसके अलावा एक टर्म और होती है कैपिटल E, कंप्रेशन मॉडुलस। तो ये जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, ये MB का रेसिप्रोकल होता है। कौन MB? ये MB। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनमें से 2-3 तो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ऑप्शन D सही हो जाएगा। फॉर कोहेसिव सॉइल्स विद इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, छोटा सा। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अगर हम कॉम्पैक्शन बढ़ाएं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो असल में क्या होता है, कॉम्पैक्शन एफर्ट बढ़ाने से यानी ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट गिर जाता है और ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट? किसी भी सॉइल का वो वाटर कंटेंट जिस पे वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव करे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो केस ले रखे हैं, E1 और E2 का। E1 में कंपैक्शन ज़्यादा लगाया गया तो क्या देखा गया कि जो सैंपल है वो अपनी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को जल्दी अचीव कर रहा है वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में। ये चीज़ है जो उसने अचीव कर दी इतने वाटर कंटेंट के लिए। लेकिन जब कम एफर्ट लगाया गया तो तब उसने ज़्यादा वाटर कंटेंट के साथ ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को अचीव किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कम वाटर कंटेंट में अचीव कर रहा है तो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी ज़्यादा कॉम्पैक्शन तो कम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कम वाटर कंटेंट। फॉर रूटीन कंसोलिडेशन इन लैबोरेटरी द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन इज़। तो कंसोलिडेशन टेस्ट की बात हो रही है, उसमें वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पर जिस चीज़ की बात कर रखी है वो एक रिंग है जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। तो उसकी थिकनेस पूछी जा रही है जो कि होती है अराउंड 20 mm, और इसका डाया भी पूछा जा सकता है 60 mm। और जैसा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखती है ये। बाकी आप पूरा टेस्ट भी देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो यहाँ पर ऑप्शन B बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ़ वाइड्स ऑफ अ सॉयल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉयल इज टर्म्ड एज। आसान सवाल है, ड्राई सॉयल हो जाएगी अगर उसमें सिर्फ एयर भरी हुई है वाइड्स में।
द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो देखिए कंसोलिडेशन यानी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की बात हो रही है, तो वो हम देखते हैं वो परमेबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो परमेबिलिटी का क्या वास्ता है टेम्परेचर से, तो परमेबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हालांकि वो अलग कॉन्सेप्ट है पर ये मालूम होना चाहिए। तो अगर परमेबिलिटी टेम्परेचर से अफेक्टेड है तो फिर CV भी अफेक्टेड होगा, कंसोलिडेशन भी। तो कहेंगे कि वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज़ अनड्रेन्ड या ड्रेन्ड, कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये 2-3 टेस्ट ऐसे हैं यहाँ पर जिनको हम ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। तो 2 की बात कर लेते हैं जो इस सवाल में पूछा जा रहा है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट ये अनड्रेन्ड कैटेगरी का होता है। अनड्रेन्ड यानी जो चीज़ कोई ड्रेन ना हो, पानी से वंचित हो, पानी की कमी हो उसमें या ना हो पानी, और ड्रेन जिसमें हो। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट को हम अनड्रेन्ड कैटेगरी में रखते हैं, जो कि एक खास टाइप होता है ट्राइएक्सियल टेस्ट का। ट्राइएक्सियल टेस्ट भी आता है यहाँ पर। और डायरेक्ट शेयर टेस्ट ये ड्रेन्ड कैटेगरी का होता है। तो इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं। बताइए ड्रेन्ड है या अनड्रेन्ड है। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV, टाइम फैक्टर TV, ड्रेनेज पाथ D एंड टाइम T इज़ गिवन बाय। तो बस आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। टाइम फैक्टर का क्या होता है, CB इंटू T डिवाइड बाई H, या यहाँ पर D दे रखा है तो D हो जाएगा D²। इसमें से CB को एक तरफ करना है आपको, तो क्या हो जाएगा TV इंटू D², और T यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन A सही लग रहा है, D² TB अपॉन स्मॉल t, ठीक है। TB टाइम फैक्टर है और स्मॉल t कंसोलिडेशन टाइम है, तो ध्यान रखना है फ़र्क है दोनों में। द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज़, तो क्या होगी यूनिट, देखिए इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ज़रा समझ लीजिए, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। परमेबिलिटी के इसकी यूनिट हम जनरली लिखते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर किया टाइम के रेस्पेक्ट में। पर ऐसा यूनिट में बात करेंगे यहाँ पर तो हम लिखेंगे इसको मीटर पर सेकंड। MV, अब MV जो है MV का फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, कुछ इस तरह से था, AB अपॉन 1 प्लस E0, ठीक है। तो E0 तो यूनिट लेस होता है, पर इसमें जो AV है इससे फ़र्क पड़ेगा, यही बताएगा कि MB की यूनिट क्या होगी। तो देखिए AV जो होता है ये होता है स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेन होता है, और नीचे चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। पर आप आसान भाषा में समझिए, ऊपर स्ट्रेन है नीचे स्ट्रेस है। स्ट्रेन यूनिटलेस है और स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो AV की यूनिट निकल के आएगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और जो AV की यूनिट वही MB की यूनिट। तो इसलिए हम MB की जगह पे क्या रखेंगे, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, जो कि उसकी यूनिट है, एज वेल एज AB की यूनिट भी है। और गामा W जो कि यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट हम पढ़ते आए हैं पहले से, वैसे kg पर मीटर क्यूब में भी रखते हैं, पर यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ हमने न्यूटन में रखी है ऑलरेडी। तो इसमें हम देख सकते हैं न्यूटन कैंसिल होगा, पूरा हम सॉल्व करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड निकल के आएगा। ये SI यूनिट होती है CV की। पर कई बार होता है ना कि चीज़ें मैच नहीं करती हैं, अगर हम डेटा सेकंड का लें तो उसमें मीटर स्क्वायर कम पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सुटेबल यूनिट लेते हैं। तो इसके सुटेबल यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। पर अगर हमको डेटा मीटर स्क्वायर में देना हो तो तब वो डे के हिसाब से सही बैठता है। तो ये जस्ट ये है कि हम अपनी सुविधा के लिए यूज़ करते हैं, बट ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो कि यूज़ की जाती है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइएक्सियल टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट या हाइड्रोमीटर टेस्ट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किससे ऑब्टेन किया जाता है, देखिए प्रोक्टर टेस्ट जो है ये हम करते हैं कंपैक्शन के लिए, और इसी की बात हो रही है क्योंकि कंपैक्शन टेस्ट में हम मॉइस्चर कंटेंट भी देखते हैं जो कि वाटर कंटेंट होता है, और ड्राई डेंसिटी भी देखते हैं। आपको मैंने अभी एक ग्राफ दिखाया था तो उसमें बात तो कंपैक्शन की हो रही थी, पर जो ग्राफ जिन 2 चीज़ों के रेस्पेक्ट में था वो वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी ही थी। तो ये प्रॉक्टर टेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, उसी में हम ऑब्टेन करते हैं। मेनली कंपैक्शन के लिए होता है पर OMC भी ऑब्टेन हो जाता है।
वीडियो लाइक कर दीजिए अभी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट वाइड रेशियो डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.8 to 0.7 व्हेन द लॉस वाज चेंज्ड फ्रॉम 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 80 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द कंप्रेशन इंडेक्स? तो ये जो मैंने बात की थी शुरू में सीसी, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। लॉस यहाँ पर जो आ रहा है वो स्ट्रेस में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाईलाइटेड चीज़ है वो फार्मूला होता है कंप्रेशन इंडेक्स का। ऊपर इसमें चेंज इन वाइड रेशियो होता है और नीचे लॉग सिग्मा 1/σ2 होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह से भी हो सकता है, लॉग सिग्मा 1 माइनस लॉग सिग्मा 2 और इसका मॉड, ठीक है। मॉड ज़रूर लगता है, हमें नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है। चलिए, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो वाइड रेशियो हमें दिया था वो 0.8 और 0.7 दे रखा था, ठीक है। तो इसमें हम इनिशियल माइनस फाइनल ही करते हैं क्योंकि गिरता है इसमें वाइड रेशियो। तो 0.8 में से 0.7 घटा देना, डेल्टा ई मिल जाएगा। और ये भी हमें जो लॉस दे रखा है वो 80 से 40 का दे रखा है, ठीक है। तो सिग्मा 1 एक सेकंड देख लेते हैं, 40 से 80 सॉरी, सिग्मा 1 ये हो जाएगा और सिग्मा 2 ये हो जाएगा। ये लॉस नहीं है, ये जो स्ट्रेस है वो बढ़ाई जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे इसका एक क्वेश्चन और है आगे वैसे। तो वाइड रेशियो तो गिर रहा है, देखिए वाइड रेशियो पहले इतना 0.8 था, मान लीजिए अब 0.7 हो गया, लेकिन जो स्ट्रेस थी वो पहले 40 थी, अब स्ट्रेस बढ़ाई तो 80 हो गई, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 E1 E2, चलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो सिग्मा 1 40 है, सिग्मा 2 80 है, तो 40/80 करेंगे हम। और अलग अलग भी कर सकते हैं, 40/80 हो जाएगा 1/2, उसको हम log 1 माइनस log 2 भी लिख सकते हैं, पर रखेंगे मॉड में। तो log 1 0 है, log 2 0.3010 होता है। ऊपर तो मैंने आपको दिखाई दिया 0.1 हो जाएगा, पूरा ये डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 0.33 आ जाएगा कंप्रेशन इंडेक्स। इंडेक्स है, यूनिटलेस होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, टिक नहीं लगा हुआ है। The maximum dry density and optimum moisture content of a soil is given by 1.65 gram per centimeter cube and 20.5 centimeter respectively. What is the percentage of air content of soil at OMC if the specific gravity of particles is given by 2.65? Specific gravity दे रखी है, वाटर कंटेंट दे रखा है और ड्राई डेंसिटी दे रखी है गामा डी सॉरी। तो ये एक फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर जो हमने आगे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। और एयर कंटेंट पूछा हुआ है, तो एयर कंटेंट डायरेक्ट इनसे रिलेटेड तो नहीं होता है, पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज़रूर होता है। तो अगर हमें एस मालूम चल जाए तो एस से AC निकाला जा सकता है, ठीक है, उनका आपस में एक रिलेशन होता है। तो देखिए जो चीज़ें दे रखी हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं, ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट वगैरह, ठीक है। वाटर कंटेंट को चेंज कर दिया है उस फॉर्म में जो फॉर्म न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। जी दे रखा है, एस अगर यहाँ से निकल जाए तो हम आगे AC निकाल सकते हैं। तो फार्मूला तो कुछ इस तरह से होता है, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने आगे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा भी रखा है। तो ये फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन E से इस टाइम हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगेन एक छोटा सा फार्मूला और यूज़ होगा जो रिलेशन है SE/WG में। तो यहाँ से E क्या हो जाएगा, WG/S। तो WG हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि S हमारा आ गया 0.546/S। ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पर रख देंगे, E की जगह पर, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे गामा W की, G की, गामा W 1 हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये सब वैल्यू रखने पर हमें S मिलेगा ओनली। तो S यहाँ से निकल के आएगा 0.9, ठीक है। कैलकुलेट कर रखा है, आप एक नज़र देख सकते हैं कैसे हुआ है, बाकी आप भी कर सकते हैं। तो 0.9 का मतलब है 90%। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इन दोनों का समीशन जो है वो 100% होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक पानी को दिखा रहा है, एक एयर को दिखा रहा है, वाइड्स में दोनों चीज़ें, ये मैंने आपको पहले बता रखा है अच्छे से, ठीक है, पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में दिखा रहा है, ये एक एयर को दिखा रहा है, एक वाइड्स को दिखा रहा है, टोटल वाइड्स में एयर को और वाटर को, सॉरी। तो दोनों का समीशन 100% हो जाता है। तो अगर एक चीज़ 90% है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 10%। तो AC आ जाएगा 10%। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है तो D60/D10 से दिखाते हैं।
ठीक है, फॉर्मूला है द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोयल इज़ द रेशियो ऑफ, तो अभी आपको बताया था AV जो होता है वो स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये ग्राफ यहाँ से स्ट्रेन को दिखा रहा है, ये वाला इफेक्टिव स्ट्रेस को दिखा रहा है, इसलिए हम सिग्मा न लिख के सिग्मा डैश लिखते हैं। और चेंज फार्मूला जो बनता है वो चेंज से बनता है। ठीक है, नेगेटिव चेंज आता है तो नेगेटिव साइन आ जाता है, और ऊपर आ जाता है डेल्टा ई या एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, और नीचे डेल्टा सिग्मा बार, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर। और यूनिट मैंने आपको बता दी थी, स्ट्रेस का ऑपोजिट होगा इसमें, स्ट्रेस का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स टाइम फैक्टर अप्रॉक्सीमेट फॉर 50 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। वैसे इसके दो फॉर्मूला हैं, लेस देन 60% के लिए ये वाला है, मोर देन 60 के लिए दूसरा है। वो कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो वो जनरली नहीं आता है एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम में, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। इसमें लेस देन 60% है तो ये यूज़ कर लेना, u की जगह 60 यानी 0.6 रखेंगे, इसमें 50% दे रखा है तो 0.5 हो जाएगा, बाकी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 0.196 हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 0.2 हम लिख सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ ग्रेन साइज, तो देखिए हाइड्रोमीटर टेस्ट होता है यूज़ ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हाइड्रोमीटर टेस्ट इज़ कैरिड आउट टू क्वांटिटेटिवली डिटरमिन द पार्टिकल और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सॉइल पार्टिकल्स ऑफ साइज स्मॉलर देन 75 माइक्रोन, ये भी ध्यान रखना है, 75 माइक्रोन से कम साइज पार्टिकल्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोक्टर टेस्ट मैंने आपको बताया कंपैक्शन के लिए होता है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। वेन टेस्ट आपने देखा होगा शेयर स्ट्रेंथ के लिए होता है, वेन शेयर टेस्ट भी कहते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट जो सोयल में होता है वो बेयरिंग कैपेसिटी के लिए होता है या रिलेटिव डेंसिटी के लिए किया जाता है। ऐसे छोटी छोटी टर्म्स ध्यान रखनी है कौन सा किसके लिए है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रेड्स एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशंस ऑफ फिल्स विद क्लेई एंड सैंडी सॉइल्स, तो इसमें कैटेगरी बनी हुई है कि किस तरह की सॉइल में हमें कैसा रोलर यूज़ करना है। ठीक है, जो 2-3 तरह के रोलर हैं, ये वाले आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, यही वाले यूज़ होते हैं जनरली। तो इसमें क्लेई और सैंडी दोनों लिखा हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ ज़्यादा सही बैठता है, तो यहाँ पे तो न्यूमेटिक टायर्ड रोलर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार अगर इनकी सबकी फ़ोटोज़ देख लेंगे गूगल में तो आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा, सब समझ भी आ जाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे कि क्यों ये वाला कौन सी सॉइल में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर स्पेसिफिक क्लेई सॉइल है तो सीप फूड रोलर, और सिर्फ सैंडी सॉइल लिखा हुआ है तो वाइब्रेटरी रोलर यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ा जो सॉइल साइज़ में थोड़ा बड़ी होती है, क्रस्ट रॉक ग्रेवल वगैरह, तो वहाँ पर हम व्हील्ड रोलर यूज़ करते हैं जिसका दूसरा नाम ड्रम रोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज़ यूज्ड टू कम्पैक्ट द कोर्स ग्रेन सॉइल, अभी बताया था आपको कि जो सॉइल थोड़ा साइज़ में बड़ी है, कोर्स ग्रेन वाली कैटेगरी, तो कौन सा था उसमें स्मूथ व्हील्ड रोलर, जिसका दूसरा नाम ड्रम रोलर भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन मे कॉज द कॉन्क्रीट पोरस, नॉन होमोजीनियस, रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ, या सभी होंगे। पोरस का मतलब क्या है कि उसमें पोर हो गए हैं। ठीक है, पोर होने की पॉसिबिलिटी है जहाँ पर कम होगा कॉम्पैक्शन। नॉन होमोजीनियस तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रेंथ भी कम होगी, कहीं कम कॉम्पैक्शन कहीं ज़्यादा कॉम्पैक्शन, शेयर स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक, द क्ले डिपॉजिट ऑफ अ थिकनेस 10 centimeter and wide ratio 0.5 undergoes settlement and now its final wide ratio is 0.2. The thickness in centimeter of settlement layer is, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जो कि होता है चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू कंपैक्शन की वजह से वॉल्यूम में जो चेंज आता है। तो वॉल्यूम के साथ जो दो चीज़ें और इफ़ेक्ट होती हैं वो होती हैं मिट्टी का वाइड रेशियो ई, और जो हाइट होती है वहाँ पर जिसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। पहले मान लो 20 सेंटीमीटर थी, अब 10 हो गई है, तो उस 10 का सेटलमेंट आ गया वहाँ पे। तो ये फार्मूला है, इसमें से वॉल्यूम वाली टर्म नहीं यूज़ करेंगे, ये जो मैंने गोला बना रखा है ये यूज़ होगा यहाँ पर। डेटा इसी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो क्या क्या डेटा दिया हुआ था देखिए, अब आपको फार्मूला दिख गया है, एक बार वापस इधर देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये H0 हो जाएगा जो इनिशियल दे रखा है, और
वाइड रेशो जो है वो 0.5 से लेके 0.2 पे जाता है, ठीक है। तो डेल्टा ई इनका डिफरेंस हो जाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल भी करते हैं तो नेगेटिव आएगा, पर वो सिर्फ यही दिखाएगा कि सेटलमेंट नेगेटिव हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। बाकी आप 0.3 ले सकते हैं एज इट इज़, बस यही है। और ई नॉट की जगह पे क्या लेंगे 0.5, क्योंकि वो इनिशियल है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें यहाँ पर पुट करेंगे और डेल्टा एच निकल के आ जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इसमें सही हो जाएगा। वीडियो आपको शेयर करना है, काम को सपोर्ट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सैंड। तो देखिए इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि हम जनरली जो है जब कॉम्पैक्ट कर देते हैं सैंड को, वेल कॉम्पैक्टेड सैंड जो होती है उसकी पोरोसिटी जो है वो लगभग 20 से 30% बचती है। कुछ जगहों पे 20 से 35% भी लिखा हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें पता चलती हैं, तो इसलिए हमें याद रखनी होती है। फॉर स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट डन ऑन सोयल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ हैमर आर। तो ये वही है कंपैक्शन टेस्ट, ठीक है, प्रॉक्टर टेस्ट जो है। और इसमें हमें जो हैमर यूज़ होता है उसका मास और ड्रॉप बताना है। मास होता है 2.6 kg और ड्रॉप होता है 310 mm, ठीक। हाँ, एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें तो वैसे तो 2 कैटेगरी है, पहले तो लाइट कॉम्पैक्शन की अलग है और हैवी कॉम्पैक्शन की अलग है। लाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो 2 चीज़ें पूछी हुई हैं वो दिख रही होंगी आपको। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं वो भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम मोल्ड का जो हम यूज़ करेंगे वो होगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर जो लेयर होंगी सैंपल की वो 3 लेयर रखी जाएंगी और नंबर ऑफ ब्लोज होंगे 25। फिर इसी तरह से जो हैवी कॉम्पैक्शन है उसमें 2-3 चीज़ें तो नहीं बदलती, वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लोज सेम रहते हैं। नंबर ऑफ लेयर्स चेंज हो जाती हैं, 5 हो जाती हैं। और हैमर का तो दोनों चीज़ें बदल जाती हैं। हैमर का बढ़ जाता है, वेट भी बढ़ जाता है, करीब 4.9 हो जाता है करीब, और जो ड्रॉप है वो भी बढ़ जाता है एग्जैक्टली। तो हाँ 450 mm हो जाता है जो ड्रॉप है इसका, ठीक है। तो देख सकते हैं ये चेंज आ जाता है हैवी कॉम्पैक्शन में। दोनों का ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बनते हैं। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सोयल इज़ डिनोटेड बाय। इफेक्टिव साइज होता है D10, जिसका क्या मतलब है कि जो साइज़ है इससे 10% पार्टिकल ही फाइनर हैं जो सीप से पास थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव साइज का मतलब ये होगा। The virgin compression curve for a particular soil is as shown in the above figure on the standard graphical format. The compression index of the soil is। हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे E में कितना ड्रॉप आ रहा है। अगर हम स्ट्रेस को 1 से लेकर 10 तक पहुँचा दें, ठीक है, तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखी है। E आपने देखा होगा 1.4 था, बाद में 1 हो गया, तो ये चेंज आ रहा है। स्ट्रेस 1 से लेकर 10 पहुँच रही है। तो जैसा जैसा फार्मूला बताया था आपको, डेल्टा E डिवाइड बाय लॉग सिग्मा 1 माइनस लॉग सिग्मा 2, ये यूज़ कर लेंगे, निकल के आ जाएगा 0.4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया है क्योंकि इसके जैसा आपने कर लिया है एक, जबकि कठिन लग रहा है देखने से। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरीली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वाइट्स इज कॉल्ड। अच्छा, तो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन में वैसे तो जनरली 2 लेकिन ओवरऑल 3 स्टेज होती हैं, इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में ये वाला काम होता है, इसमें हम वाटर को हटाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी में कुछ और होता है, वो आगे एक क्वेश्चन ऐड हो रखा है, वहाँ देख लेना। व्हेन द कंपैक्शन एनर्जी इंक्रीजेज द कंपैक्शन ऑफ सोयल बोथ OMC एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज, या बोथ इंक्रीज, या OMC डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, या OMC इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। ये सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ये जस्ट रिवीजन के लिए ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज मतलब कॉम्पैक्शन बढ़ाया जाएगा, और OMC और ड्राई डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये वही वाला फिगर है जो मैंने आपको बताया था। हमने यहाँ पर क्या देखा, कॉम्पैक्शन जब बढ़ाया जा रहा है तो उस केस में वाटर कंटेंट तो कम आ रहा है दूसरे के रेस्पेक्ट में, लेकिन ड्राई डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो OMC डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ड्राई डेंसिटी या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वो बढ़ रही है। कब, कॉम्पैक्शन बढ़ाने से। तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, OMC घटेगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग
तो इनिशियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और फाइनल है। तो कौन सी 3 स्टेजेस हैं जो कंसोलिडेशन में होती हैं? मैंने बता दिया है आपको। फाइनल नहीं होता है, इनिशियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। देख सकते हैं यहाँ पर इन तीनों से मिलके बनता है टोटल सेटलमेंट। देखिए 2 चीज़ें पढ़ते हैं हम, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन। तो कंपैक्शन मेनली डील करता है एयर से और कंसोलिडेशन डील करता है वाटर से। अब कंसोलिडेशन में अंदर 2-3 स्टेज आ जाती हैं। इमीडिएट में तो ये होता है कि जो सिर्फ लोड लगाने मात्र से या सेल्फ वेट से जो वाटर हट रहा है, जो सेटलमेंट हो रहा है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल कंप्रेशन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद प्राइमरी में क्या होता है, हम पोर वाटर को हटाते हैं, चाहे कोई सा भी मेथड यूज़ करें। और फिर सेकेंडरी में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल है उनका रीएडजस्टमेंट होता है, होगा ही जब उन्हें जगह मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेज हैं, तो 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा। ऑल राइट, ये थे 27 MCQs। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इसको शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।